Assalamu alaikum, it's Qazi Rizwan and you are watching your favorite YouTube channel Brilliantine Foundation. Now today we will learn lesson number 4 from the diary of Anne Frank by Anne Frank. Now first of all I will explain you the brief introduction of the author and the background of the lesson. Now who was Anne Frank? Anne Frank was a German born young Jewish girl who was born on 12 June 1929. एन फ्रैंक जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी जिसका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था. शी एक्सप्रेस्ड हर थॉट्स इन अ डायरी व्हेन शी एंड हर family with two other families were hiding in a secret apartment during Holocaust. एन फ्रैंक ने अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक डायरी में एक्सप्रेस किया जब वो उसकी फैमिली और दो और फैमिलीज के साथ एक सीक्रेट अपार्टमेंट में छुपे हुए थे ड्यूरिंग होलोकॉस्ट. Now, what is this term Holocaust? Holocaust is a term refers to the murder of millions of Jews by Hitler during World War II. World War II में हिटलर ने लाखों यहूदियों का कत्ल करवाया था. उस इंसिडेंट को यहूदी होलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं. Anne was 13 years old when she begins her diary and her diary ends when she was 15 years old. एन 13 साल की थी जब उसने वो डायरी लिखना शुरू किया और वो 15 साल की हुई जब उसकी डायरी कंप्लीट हुई. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हर डायरी हर हिडिंग प्लेस वर डिस्कवर्ड बाय द नाजीज एंड शी एंड हर फैमिली वर सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप्स. उसके डायरी कंप्लीट होने के कुछ दिन के बाद नाजीज को उनके छुपने की जगह का पता चल गया और उन्होंने उसकी एन और उसकी फैमिली को कंसंट्रेशन कैंप्स भेज दिया. नाउ व्हाट इज कंसंट्रेशन कैंप? ये कंसंट्रेशन कैंप क्या है? कंसंट्रेशन कैंप्स आर नथिंग बट द प्रिजन्स. दीज आर नथिंग बट द प्रिजन्स फॉर द पॉलिटिकल प्रिजनर्स. कंसंट्रेशन कैंप्स ये एक टाइप के जेल होते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए. वहाँ पर बहुत सारे लोगों को कैद किया जाता है और उनकी कंडीशन बहुत बैड हो जाती है. इवन उनको खाने को भी नहीं दिया जाता. एंड मैनी ऑफ द प्रिजनर्स दे डाइड देयर. और बहुत सारे प्रिजनर्स वहाँ पे मर जाते हैं बिकॉज दे वर नॉट ट्रीटेड एज ह्यूमन्स, दे वर ट्रीटेड एज एनिमल्स. नाउ एनी डाइड इन कंसंट्रेशन कैंप इन 1945. एन डाइड. एन की डेथ 1945 में उस कंसंट्रेशन कैंप में ही हुई. ओनली हर फादर वॉज सर्वाइव्ड. सिर्फ उसके फादर सर्वाइव्ड हुए. उसके फैमिली के सारे मेंबर्स और जो साथ में दूसरे दो फैमिलीज के मेंबर्स थे, टोटल 9 में से 8 लोग की डेथ हो गई और ओनली उसके फादर ही सर्वाइव्ड हुए. एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर his father was freed from those concentration camps. वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद उनके फादर को फ्री कर दिया गया उस कंसंट्रेशन कैंप्स में. एंड आफ्टर गेटिंग फ्री ही पब्लिश्ड हर डायरी एंड ही हैज़ गिवन द नेम डायरी ऑफ ए यंग गर्ल टू दैट डायरी. उनके फादर ओटो फ्रैंक फ्री होने के बाद उन्होंने उस डायरी को पब्लिश किया, एन की डायरी को, और उसको नाम दिया डायरी ऑफ ए यंग गर्ल. दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर एंड द बैकग्राउंड ऑफ द लेसन. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू रीज़न फॉर राइटिंग डायरी. वाई एन हैज़ रिटन डायरी. मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एन ने डायरी क्यों लिखी. Anne felt strange and unusual when she started writing diary. Anne को unusual और strange feel हो रहा था जब उसने डायरी लिखना शुरू की. Because it was for the first time she was writing diary. क्योंकि वो first time डायरी लिख रही थी. She felt that in future no one will read the past experience of the young girl. उसे ये महसूस हो रहा था कि कोई भी young girl के past experiences को नहीं पड़ेगा. She felt very lonely because she don't have any friend to talk to. वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कोई दोस्त नहीं था. She
wanted her diary to be her friend. वो ये चाहती थी कि उसकी डायरी उसकी फ्रेंड बन जाए. She calls her Kitty. She has given her name Kitty. उसने उसकी डायरी को नाम किटी दिया था. She felt that paper has more patience than people. She felt that paper has more patience than people. It means that according to Anne, paper has more capacity to absorb things rather than people. एन के हिसाब से पेपर के अंदर ज़्यादा बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू पीपल. लोगों से ज़्यादा पेपर के अंदर बर्दाश्त की कैपेसिटी होती है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, मेरा कोई एक ओपिनियन है, मैं अपने फ्रेंड्स के या रिलेटिव्स के या किसी के सामने बोलता हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे ओपिनियन उनके ओपिनियन से मिलते हो. समटाइम्स इट हैपन्स कि मेरे ओपिनियंस उनके ओपिनियन से मिलेंगे. समटाइम्स ये होगा कि लोग मेरी बात से बोर हो जाएंगे. So it means that paper and whatever we write on the paper, हम जो कुछ भी पेपर पे लिखेंगे, paper will absorb it, पेपर उसे absorb करेगा. लेकिन लोग sometimes people, लोग क्या करेंगे, absorb करेंगे, sometimes लोग absorb नहीं करेंगे. लेकिन पेपर क्या करता है, always paper absorb whatever you write on it. That's why she says that paper has more patience than people. डायरी एंट्री डेटेड 20 जून 1942 सैटरडे. अभी हम उसकी एन की डायरी एंट्री पढ़ेंगे डेटेड 20 जून 1942 सैटरडे. दैट वाज सैटरडे. नाउ इन हर डायरी शी मेंशंस हाउ हर क्लासमेट्स वर नर्वस अबाउट द रिजल्ट्स. उनकी डायरी में एन ने ये मेंशन किया कि उनके क्लासमेट्स जो है तो रिजल्ट्स के लिए नर्वस थे. इट इज़ यूजुअल, ये तो एक फैक्ट है कि जब भी रिज़ल्ट आता है तो सारे के सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, नर्वस होते हैं कि व्हाट विल बी द रिज़ल्ट. बिकॉज द टीचर्स वर डिक्लेयर्ड हु विल गो इन द नेक्स्ट क्लास. और उनके टीचर ये डिक्लेयर करने वाले थे कि कौन बच्चे नेक्स्ट क्लास में जाएंगे. शी इज़ अनश्योर अबाउट मैथमेटिक्स एंड एन वॉज ओनली अनश्योर अबाउट द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स. एन सिर्फ मैथमेटिक्स का डर था. She and her friends trying to stop the whole class but no avail. एन और उसके फ्रेंड्स पूरी क्लास को स्टॉप कर रही थी, डिस्कशन करने से रोक रही थी. बिकॉज सारे के सारे बच्चे डिस्कशन कर रहे थे कि हु विल पास एंड हु विल नॉट पास. सब एक दूसरे को कह रहे थे कि आप पास हो गए, आप नहीं हो गए, या हम हो गए. इस तरीके का डिस्कशन वॉज गोइंग. और एन और उसके फ्रेंड्स कह रहे थे कि देर इज़ नो नीड ऑफ डिस्कसिंग बिकॉज द रिजल्ट विल कम विद इन फ्यू मिनट्स ओनली. एंड उनकी फ्रेंड कह रही थी कि बहुत कम टाइम में रिजल्ट आने वाला है, बट स्टिल उनकी मेहनत वेस्ट हो गई. अकॉर्डिंग टू एन, क्वार्टर ऑफ हर क्लास शुड नॉट पास. इन एन के ओपिनियन में क्वार्टर ऑफ हर क्लास मतलब 25% उनके क्लास के बच्चे शुड नॉट पास नहीं होने चाहिए. बिकॉज अकॉर्डिंग टू एन के हिसाब से वो बच्चे किसी भी एक्टिविटी में टेक पार्ट नहीं करते हैं. बहुत सारे बच्चे बुद्धू है. दैट्स वाई एन को ये लगता है कि क्वार्टर ऑफ द क्लास 25% बच्चे क्या होने चाहिए, फेल हो जाने चाहिए. नाउ शी ऑल्सो मैंशन दैट अबाउट हर मैथ्स टीचर मिस्टर केजिंग. एन ने उनके जो मैथ्स टीचर थे मिस्टर केजिंग के बारे में भी यहाँ पर अपनी डायरी में मेंशन किया है. दैट मिस्टर केजिंग वाज वेरी अनॉयड विथ हर टॉकेटिव बिहेवियर. मिस्टर केजिंग उसके टॉकेटिव बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा अनॉयड थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे. दैट्स वाई मिस्टर केजिंग असाइंड एक्स्ट्रा होमवर्क टू हर एज पनिशमेंट. इसीलिए मिस्टर केजिंग हमेशा उसको एज ए पनिशमेंट एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करते थे. पनिशमेंट के तौर पे उसे क्या, हर फर्स्ट होमवर्क वॉज टू राइट एन एसे ऑन चैटर बॉक्स. मिस्टर केजिंग ने उसे जो पनिशमेंट के तौर पर जो होमवर्क दिया था, फर्स्ट होमवर्क क्या था कि टू राइट एन एसे ऑन चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स इस टॉपिक के ऊपर उसे ऐसे लिखना था. नाउ व्हाट इज चैटर बॉक्स? अभी चैटर बॉक्स किसे कहते हैं? कोई द वन हु टॉक सो मच इज कॉल्ड एज ए चैटर बॉक्स. कोई बहुत ज़्यादा बात करता है, बहुत ज़्यादा बातूं नहीं होता है, तो उसे चैटर बॉक्स कहा जाता है. एंड थॉट एंड शी रोट 3 pages ऑन दैट टॉपिक. एंड ने बहुत सोचा, फिर उसने इस टॉपिक चैटर बॉक्स के ऊपर लिखा. एंड इन हर essay she tries to explain the necessity of talking. उसने उसमें टॉकिंग की जो ज़रूरत, बात करने की क्या ज़रूरत है, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की. और उसमें ये भी बताया कि टॉकिंग इज़ द
ट्रेट और द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, और उसने ये बताया कि टॉकिंग जो होती है, बात करना, ये स्टूडेंट की क्वालिटी होती है. देन she also promised Mr. Casing that she will try to control her habit of talking, और उसने मिस्टर केजिंग से उस ऐसे में वादा किया कि वो अपने टॉकिंग की हैबिट को कम करेगी. एंड वन मोर थिंग शी हैज़ मेंशन दैट हर मदर वाज आल्सो वेरी टॉकेटिव, और उसने ये बताया कि उनकी मदर भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी. इट मीन दैट हेरिडिटी, उसको वो टॉकेटिवनेस की जो बातूनी जो उसकी हैबिट थी उसके मदर से वो चीज़ आई थी. नाउ मिस्टर केसिंग को बहुत ही ज़्यादा अम्यूजिंग लगा, बहुत उन्होंने उस ऐसे को बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग वे में लिया, बहुत ज़्यादा हंसा उन्होंने उस पढ़कर. देन ही हैज़ असाइंड हर द सेकेंड होमवर्क एज अ पनिशमेंट बिकॉज शी had not stopped talking. That's why her second essay, topic of essay was to write an essay on incorrigible chatterbox. सेकेंड ऐसे क्या टॉपिक क्या था? इनकरिजिबल चैटरबॉक्स. ये इनकरिजिबल का मीनिंग क्या है? द थिंग, समथिंग विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड एज एन इनकरिजिबल. मतलब ऐसी चीज़ जो कभी सुधर नहीं सकती, उसे इनकरिजिबल कहते हैं. मोस्टली द बैड क्वालिटी, something having bad quality and that bad quality is not corrected is called as incorrigible. मतलब ऐसी क्वालिटी किसी चीज़ के अंदर, बैड क्वालिटी जो सुधर नहीं सकती, उसे कहते हैं इनकॉरिजिबल. दैट्स वाई व्हाट, बिकॉज एन वॉज नॉट मीन्स एन ने अपने टॉकेटिवनेस को ख़त्म नहीं करी थी, उसकी वो क्वालिटी बरकरार थी, उसके अंदर वो चीज़ कम नहीं हो रही थी. दैट्स वाई ही हैज़ असाइंड हर होमवर्क write an essay on incorrigible chatterbox. Now she also has written that essay to her, and afterward Mr. Casing he observed her for 1 or 2 days. Then afterward Mr. Casing ने उन्हें 2-3 दिन ऑब्जर्व किया, लेकिन उसके अंदर की वो क्वालिटी ख़त्म नहीं हुई. दैट्स वाई व्हाट he has given the third topic of writing an essay. And what was the third topic? To write an essay on quack 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 said Mistress Chatterbox. तीसरा उनका जो होमवर्क था क्या था? Quack 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 said Mistress Chatterbox. Now after getting that homework, first of all she felt very bored because she has already written 2 essays on Chatterbox. Actually वो क्या हो गई थी, बहुत बोर हो गई थी कि ऑलरेडी शी हैज़ रिटन, उसने 2 ऐसे लिख चुकी थी Chatterbox. एन को जब ये समझ में आया कि मिस्टर केजिंग एक्चुअली उसका मजाक उड़ाना चाह रहे हैं, दैट्स वाई ही इज असाइनिंग हर मोर एसेज. जब उससे को ये रियलाइज़ हुआ तो फिर उसने ये कहा कि नहीं, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ऐसे लिखूँगी जिसकी वजह से वो मजाक मेरा नहीं बनेगा बल्कि मिस्टर केजिंग का बनेगा. देन शी हैज़ डिसाइडेड टू राइट अ पोएम. शी हैज़ टेकन द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड एंड शी हैज़ डिसाइडेड टू राइट अ पोएम. And she has written a very beautiful poem. She wrote on mother duck and father swan having 3 ducklings. उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम लिखी और उस पोएम में क्या था, एक शॉर्ट कहानी थी कि एक मदर डक और एक फादर स्वैन है जिनके 3 डकलिंग्स है, जिनके 3 बच्चे हैं. और वो मदर डक और फादर स्वैन ने क्या किया, बच्चे बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बात करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वैक 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 कर रहे थे, इसीलिए उनके फादर ने गुस्से में आकर उन तीनों को ख़त्म कर दिया. एंड दैट वाज द पोएम. एंड लकीली मिस्टर केजिंग हैज़ टेकन दैट पोएम वेरी लाइटली. एक्चुअली वो जो पोएम थी वो मिस्टर केजिंग का मजाक बनाने के लिए पोएम थी, लेकिन मिस्टर केजिंग ने क्या किया, उसको बहुत ही लाइटली लिया. एंड इवन ही हैज़ रेड दैट पोएम इन फ्रंट ऑफ होल क्लास. और उन्होंने क्या किया, मिस्टर केजिंग ने वो पूरी क्लास के सामने वो पोएम पढ़ी और इवन उन्होंने दूसरी क्लासेस में भी वो पोएम पढ़ी. एंड आफ्टरवर्ड उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एन को कभी इंटरप्ट नहीं किया बातों में. एंड शी टॉक्ड अनइंटरप्टेडली आफ्टरवर्ड. ओके, अगर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें.